हेलो एवरीवन, बीएनडी परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो रेस्पिरेशन पर होने वाला है। ये जूलॉजी का पॉइंट है और ये एनिमल फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि प्राणियों में श्वसन किस प्रकार से होता है, रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन में हमारे कोर्स में क्या क्या दिया गया है। रेस्पिरेशन में स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारे कोर्स में सिर्फ एक पॉइंट मेंशन किया गया रेस्पिरेशन में, और वो है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन में एक बिंदु मेंशन किया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम गैसेस एक्सचेंज पे नहीं, अपितु गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी आसपास के बिंदु हैं थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में जानेंगे। वो इसलिए जानेंगे क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि गैसेस एक्सचेंज से ही क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप कहीं से भी, उसके आसपास के एरिया से कहीं से भी किया जा सकता है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक ही यही तरीका है कि हम रेस्पिरेशन को पूरे को पढ़ लेते हैं और बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, कम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन जो मेन बिंदु हैं वो कम से कम हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात जो आती है वो आती है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन को हिंदी में श्वसन कहते हैं। सामान्यतः लोगों में क्या समझ होती है या क्या समझते हैं, उनका मानना ये होता है कि अगर किसी से आप पूछें श्वसन क्या होता है तो सबसे पहले उसका जो पॉइंट आएगा या सबसे पहले अगर वो उस पर रिव्यू करेगा तो उसका मतलब एक ही होगा, O2 को अंदर लेना, यानी कि O2 को खींचना और CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। जबकि रेस्पिरेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, श्वास लेना। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट ए कंप्लीट रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग या सांस लेना श्वसन क्रिया का एक भाग है, एक पद है, एक चरण है, कंप्लीट श्वसन नहीं है। तो श्वसन क्या है? श्वसन का मतलब ये है, प्राणी, जब कोई भी प्राणी बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसमें जो पदार्थ होते हैं, यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं, पचित पदार्थ होते हैं, जो डाइजेशन में, जिनका पाचन कर लिया जाता है डाइजेशन प्रोसेस में, उन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और उसके ऑक्सीकरण से CO2 तथा ATP का निर्माण होता है। होने को जल भी बनता है और अगर प्रोटीन की बात करें तो नाइट्रोजन भी बनती है, बट मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ कि CO2 और ATP बनती है। CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि ATP को शारीरिक क्रियाओं में काम में ले लिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना केवल ब्रीदिंग है, केवल श्वास लेना है, ना कि रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन मैंने आपको बता दिया, किसी प्राणी के द्वारा बाहरी वायुमंडल से ली गई O2 का उपयोग पदार्थों के ऑक्सीकरण में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ATP तथा CO2 का निर्माण होता है। CO2 को फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि ATP को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में काम में ले लिया जाता है। इसी पूरे प्रक्रम को क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। हमने अभी इसी के बारे में बात की है। क्या बात की है? हमने कहा कि प्राणी द्वारा देखिए हमने किस बारे में बात की है। हमने यही बात की है कि प्राणी द्वारा ली गई ऑक्सीजन की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर उसके फलस्वरूप उत्पन्न ATP को शारीरिक क्रियाओं हेतु काम में ले लिया जाता है तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यही हमने बात की थी। हमने यही बात की थी कि श्वसन क्या है। तो आप खुद देख लीजिए श्वसन की कितनी डेप्थ है या कितनी गहराई है। अब इसमें आगे चलते हैं। श्वसन की क्रिया से संपन्न होने के आधार पर तथा O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। श्वसन को कितने भागों में बांट सकते हैं वो अब हम देखते हैं। किन किस आधार पर देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आधार हमने लिखा है श्वसन की क्रिया संपन्न होने के आधार पर। किसके आधार पर? संपन्न होने के आधार पर। और दूसरा है O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से बांट सकते हैं उसको चेक करते हैं हम। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला भाग जिसमें हमने कहा है संपन्न होने के आधार पर,
संपन्न होने के आधार पर, संपन्न होने के आधार पर। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा जो बिंदु आता है वो हमारा कौन सा आता है? दूसरा बिंदु आएगा O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर। देखिए मैं आपको अच्छे से बता दूं, इस रेस्पिरेशन के पूरे वीडियो में या चैप्टर में जहां तक हम बात करेंगे, मे बी 2-3 जो भी वीडियो बनेंगे उनमें मैं आपको बता दूं कि ये जो हम चार्ट बना रहे हैं ये चार्ट ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी बिंदु हम पढ़ेंगे वो सारे बिंदु मैं आपको इस चार्ट में इंक्लूड करके बताऊंगा कि कौन सा पद कहाँ पर है। देखिए आप चाहें तो बिल्कुल गैसेस एक्सचेंज पढ़कर एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन जब आपको यही पता नहीं कि रेस्पिरेशन के किस स्टेप में किस पद में हम बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने बोला अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जेट के, उनमें कई बार ऐसे इसके आसपास गैसेस एक्सचेंज के आसपास से प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको चैप्टर खत्म होने के बाद में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, तब आपको आराम से अनुमान लग जाएगा कि वास्तविकता में इसके आसपास से ही प्रश्न आता है, इससे डायरेक्ट प्रश्न नहीं आता। आ जाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन आसपास से आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम उत्तर देने लायक स्थिति में बिल्कुल नहीं होते। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संपन्न होने के आधार पर। संपन्न होने के आधार पर हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। और देखिए हमारे इस चैप्टर में ये 3 भाग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला भाग है जो हमारा, वो क्या है? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन। दूसरा है वो है ऊतकीय श्वसन। दूसरा ऊतकीय श्वसन, या हम इसे आंतरिक श्वसन कहें तो ज़्यादा बेटर है। कुछ जगह आपको सीधे 2 में ही बांट देंगे, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। और तीसरा आएगा आपका ऊतकीय श्वसन। आप इसे याद रखिएगा, पहला प्रकार हमने संपन्न होने के आधार पर बात की है और दूसरा प्रकार हमने O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर बात की, जिसमें 3 बिंदु हैं हमारे पास। A बाह्य श्वसन, B आंतरिक श्वसन और C ऊतकीय श्वसन, टिश्यू और रेस्पिरेशन। हम सबसे पहले इन 3 प्रकारों की बात करेंगे और रेस्पिरेशन का अधिकतम जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है, एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ना है, वो अधिकतम जानकारी आपकी इन 3 बिंदुओं में ही समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में तो हम सिर्फ एक नॉलेज गेन करने के लिए जानेंगे, क्योंकि ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन बड़ा आसान सा। आप बाह्य वायुमंडल से O2 को अंदर लेते हैं और फेफड़ों तक लेते हैं, और फेफड़ों में जो CO2 भरी होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। यानी कि इंस्पायरेशन, निश्वसन और उच्च श्वसन की क्रिया को बाह्य श्वसन में, या मैं कहूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में शामिल किया जाता है। समझ गए आप? कहाँ तक का? O2 को फेफड़ों तक लेकर जाना और फेफड़ों में जो CO2 है उसे बाहर निकालना। ये पद, केवल ये पद क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसे आम भाषा में आप सांस लेना या ब्रीदिंग कहते हैं। तो आप खुद सोचिए ब्रीदिंग कौन सा पार्ट है। अभी आगे तक चलेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इसको हम ब्रीदिंग कहेंगे। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। इसे क्या कहेंगे? सांस लेना। इसमें क्या है? इसमें O2 को बाहर से फेफड़ों तक ले जाना, फेफड़ों तक ले जाना। और दूसरा बिंदु इसमें हम जानना चाहें, दूसरा बिंदु क्या है? तो फेफड़ों में उपस्थित CO2 को बाहर त्यागना।
बाहर त्यागना, ये दो बिंदु किस में शामिल किए जाएंगे? ये दोनों बिंदु बाह्य श्वसन में शामिल किए जाएंगे, जिसे हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन किस नाम से जानते हैं? देखिए, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर किस किस भाग में बांट सकते हैं? देखिए, थोड़ा सा ले लेते हैं इसे। किस किस भागों में बांट सकते हैं? यहाँ पर ये दो भागों में विभाजित हो जाएगी क्रिया, जिसे हम क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन को हिंदी में कहते हैं उच्च श्वसन, और दूसरा इंस्पायरेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं निश्वसन। उच्च श्वसन का मतलब है CO2 बाहर निकालना। कहां से निकालना? मैंने ऊपर बता दिया है, फेफड़ों से बाहर निकालना। फेफड़ों से बाहर निकालने का मतलब है हमारे श्वसन मार्ग से नासामार्ग के द्वारा बाहर निकालना, लेकिन फेफड़ों में उपस्थित CO2 को। कहने का मतलब ये है। और इसका मतलब क्या है? O2 को लेना, मतलब बाहरी वायुमंडल से O2 को अंदर लेना। ये क्या कहलाएगा? आपका बाह्य श्वसन कहलाएगा। आगे बच्चों बात समझ में कि एक्सपायरेशन क्या होता है और इंस्पायरेशन क्या होता है। अब दूसरा बिंदु जो हमारे पास आता है, वो दूसरा बिंदु है आंतरिक श्वसन। दूसरे बिंदु में आंतरिक श्वसन में क्या लिख सकते हैं? आंतरिक श्वसन में हम ये लिख सकते हैं, आप खुद देखिए आंतरिक श्वसन में क्या है। O2 हमने ली, O2 हमारे फेफड़ों तक चली गई। कैसे चलेगी? हम पूरे श्वसन मार्ग की बात करेंगे। श्वसन मार्ग में अगर आप अंतिम संरचना देखें तो जिसे हम एल्वियोली या कुपिका के नाम से जानते हैं, उस कुपिका के चारों रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वहाँ से O2 कहाँ चली जाती है? ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। क्यों चली जाती है? वो सारी बातें करेंगे, फिलहाल हम केवल ओवरव्यू कर रहे हैं। आगे बात समझ में। वहाँ से वो ब्लड के पास चली जाती है, तो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक, टिश्यूज़ तक लेकर जाता है, और टिश्यूज़ के पास पहले से जो CO2 होती है उसे लेकर आता है। तो ये क्या हो गया? आंतरिक श्वसन। ये क्या हो गया? आंतरिक श्वसन। कुछ बुक्स में इस ऊतकीय श्वसन को इसी में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन हमने 3 पदों में इसे विभाजित कर रखा है। आंतरिक श्वसन में क्या लिखेंगे हम? आंतरिक श्वसन में लिखेंगे फेफड़ों द्वारा या फेफड़ों में उपस्थित O2 को रुधिर द्वारा ऊतकों तक लेकर जाना, ऊतकों तक लेकर जाना, एवं ऊतकों के पास पहले से कोई ऐसा तो है नहीं, कंटिन्यूटी प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो पहले भी रेस्पिरेशन हो रहा होता है बॉडी में, तो वहां पर जो CO2 होती है उसे ब्लड लेता आता है वापस, एवं ऊतकों के पास उपस्थित CO2 को वापस लेकर आना। वापस कहां तक लेकर आना? फेफड़ों के पास लेकर आना। क्या कहलाता है? आंतरिक श्वसन कहलाता है साहब। ये भी 2 पदों में बांट सकते हैं, ये भी 2 पदों में बांट सकते हैं साहब। बांट देते हैं, CO2 को वापस लेकर आना, वापस लेकर आना। इसे भी 2 पदों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से पद? पहला O2 ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि O2 का परिवहन, और दूसरा CO2 का परिवहन। ये देखिए, अब किस तरह से रेस्पिरेशन को कितने स्टेप्स में बांट रहे हैं हम। अगर आप खुद सोचिए, इनको स्टेप्स में ना बांटे तो समझ में नहीं आएगा, या फिर आप झूठी संतुष्टि प्राप्त करेंगे कि हमने समझ लिया है। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर ली हमने? ये इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली हमने। किसके बारे में बात कर ली बच्चों? इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ऊतकीय श्वसन के बारे में। देखें, इसमें ऊतकीय श्वसन में क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ऊतकीय श्वसन में क्या है, देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था, पूरी डेफिनेशन अगर आप गौर से देखें तो हमने डेफिनेशन में कहा है कि ऑक्सीजन जो जाती है ऊतकों के पास, तो ऊतकों के पास पहले से कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन से? आप खुद सोचिए, आपने जो भोजन ग्रहण किया है उसका डाइजेशन हुआ है, डाइजेशन होने के बाद में
असिमिलेशन स्वांगीकरण की प्रक्रिया के बाद में जो वो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट्स बनाते हैं, दैट में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ये आगे जाकर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के द्वारा वहाँ जाते हैं जो ग्लूकोज के फॉर्मेट में फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, और अमीनो एसिड की वो फैट की बात कर, वो प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड। ये तीनों फॉर्मेट किसके पास जाते हैं? सेल के पास जाते हैं, कोशिका के पास जाते हैं, ऊतक के पास जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं। और श्वसन के द्वारा हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो इन सब का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीकरण करने के बाद में CO2, H2O, ATP बनाता है। कॉमनली यही बनाता है। आगे ही बात समझ में। जब ये बन जाते हैं तो आपको बॉडी को क्या मिल जाती है? ATP मिल जाती है। CO2 जो बनती है उस CO2 को ये ब्लड लेकर चला जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ? वायु को बाहर से फेफड़ों तक लेकर आना, बाह्य श्वसन, बाहर निकालना, बाह्य श्वसन, अंदर लेना, इंस्पिरेशन, बाहर निकालना, एक्सपायरेशन। यानी कि बाह्य श्वसन में दो पद होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। आंतरिक श्वसन की बात करते हैं, फेफड़ों में जो O2 होती है उसको ऊतक के पास लेकर जाना, और ऊतक के पास जो पहले से CO2 है, ऑक्सीडेशन हुआ होगा पहले भी, तो CO2 बन गई होगी, उस CO2 को हाथों हाथ वापस लेकर आना। ये चरण, ये पद क्या कहलाएगा? ये पद कहलाएगा आंतरिक श्वसन। अब तीसरा पद जो आता है वो हमारा आता है ऊतकीय श्वसन, टिश्यू रेस्पिरेशन। मैंने पहले ही बोला, इसको इसमें भी शामिल कर लेते हैं। टिश्यू रेस्पिरेशन में देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ऊतक के पास, कोशिका के पास पहले से जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, उन पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। उन पदार्थों का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण किया जाता है और ATP का उत्पादन किया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें एक बार लिख लेते हैं हम क्या, कि ऊतकीय श्वसन की प्रक्रिया में, ऊतकीय श्वसन की प्रक्रिया में भोजन के अवयवों का, इसमें क्या किया जाता है? भोजन के अवयवों का, भोजन के अवयवों का ऑक्सीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किया जाता है, किया जाता है, जिससे ATP का निर्माण होता है, जिससे ATP का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जिससे किसका निर्माण होता है? ATP का निर्माण होता है। और ATP क्या करती है? आपको पता है, हमें एनर्जी प्रदान करती है, निर्माण होता है। ये बात मैं आपसे फिर बता रहा हूं, हम कहां पर हैं? हम श्वसन की प्रक्रिया में संपन्न होने के आधार पर बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की है बाह्य श्वसन की, उसके बाद में बात की है आंतरिक श्वसन की, और आंतरिक श्वसन के बाद ऊतकीय श्वसन की। बाह्य श्वसन में दो पद हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और अगर मैं आंतरिक श्वसन की बात करूं तो उसमें O2 ट्रांसपोर्टेशन और CO2 ट्रांसपोर्टेशन लिखा है ना हमने, O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन, बिल्कुल लिखा है सर। आगे चलते हैं, ऊतकीय श्वसन की बात करते हैं। ऊतकीय श्वसन में आपको बता दिया, भोजन के अवयवों का ऑक्सीकरण कर दिया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे ATP का निर्माण होता है। मैंने बोला यहाँ पर CO2 भी बनेगी, यहाँ पर जल भी बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन भी बनेगी अगर प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये किस प्रकार से होता है। वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो हम उसकी बात कर रहे हैं, O2 की अनुपस्थिति और उपस्थिति के बारे में बात करें, उसके आधार पर एरोबिक और एनएरोबिक के बारे में बात आगे करेंगे। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हम कहाँ पर हैं, मैं आपको बार बार बता दूं, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है, देखिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं, जैसे आपको इस समझने के लिए क्या याद करना पड़ेगा। आपको पता है जैसे आप भोजन में क्या लेते हैं, भोजन में आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। आप भोजन में और क्या लेते हैं? आप भोजन में प्रोटीन लेते हैं, आप भोजन में फैट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा बच्चों? डाइजेशन, डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। हम केवल एक आइडियल लिख रहे हैं यहां पर। प्रोटीन का होगा क्या बनेगा? डाइजेशन होगा। प्रोटीन का डाइजेशन होने पर क्या बनेंगे? अमाइनो अम्ल या अमाइनो एसिड। इसी प्रकार से वसा का होगा तो क्या बनेंगे? क्या? डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? इससे बनेंगे फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स
प्लस ग्लिसरॉल। ये सारी प्रक्रिया कहां पर हो रही है? ये सारी की सारी प्रक्रिया डाइजेशन में हो रही है, यहां पर नहीं हो रही, डाइजेशन हो गया। और आपको पता है इन सब का, अगर डाइजेशन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा इन सब का क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा माइक्रोविलाइज के द्वारा, और ये टिश्यूज आई मीन सेल्स टिश्यूज तक पहुंचा दी जाएंगी, जिस प्रोसेस को हम असिमिलेशन या स्वांगीकरण के नाम से जानते हैं। अब वहां पर जब ये कोशिका के पास आ जाएगी, या मैं कहूं टिश्यूज के पास आ जाएगी, तो अब हम कहां पर एंट्री करते हैं? रेस्पिरेशन में। तो साहब आप अब यहां पर क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? रेस्पिरेशन। तो अब हमारे यहां रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस चलेगी, ये अनवरत रूप से चलती रहती है, तो यहां पर क्या आएगी? रेस्पिरेशन करेंगे तो हमारे पास यहां पर O2 आएगी। O2 आएगी तो इन सब का क्या होना है? इन सब का सर ऑक्सीडेशन होना है। क्या होना है? ऑक्सीडेशन। क्या होना है? ऑक्सीडेशन। क्या होना है बच्चों? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा तो क्या क्या बनेगा? देखिए इंडिविजुअली हम सब की बात करते हैं। जैसे ग्लूकोज का होगा, किसी का भी ले लीजिए आप, H2O प्लस CO2 प्लस ATP। इसी प्रकार से प्रोटीन का होगा तो H2O प्लस CO2 प्लस ATP प्लस नाइट्रोजन भी बनेगी। किसमें? प्रोटीन में। याद रखिएगा। फैट की बात करेंगे तो यहां पर वही H2O प्लस CO2 प्लस ATP प्लस कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं बनना, ये तीन ही बनेंगी। अब इन सब को देखते हैं कि किस किस प्रकार से ये काम में आती है हमारी बॉडी में। तो देखिए सबसे पहले हम जल की बात करते हैं। तो जल की हालत ये होती है रेस्पिरेशन के बाद में कि अगर बॉडी में जल की कमी है तो हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस है उनमें काम में ले लिया जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा में है तो इसे हम एग्जिट कर देंगे। यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? शरीर की विभिन्न क्रियाओं में काम आता है, काम आता है एवं अतिरिक्त जल बाहर त्याग दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। क्लियर है? ये किसके बारे में बात की हमने? H2O के बारे में बात की। क्लियर है? नॉर्मली पता होना चाहिए। अब CO2 की बात करते हैं। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे इतनी देर से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। किसके बारे में बात कर रहे थे बच्चों? हम CO2 के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपसे बोला था ना, ये कहां पर आ गया? दैट इज CO2 ट्रांसपोर्टेशन। क्या? CO2 ट्रांसपोर्टेशन। अभी अभी हमने लिखा है उत्तकीय श्वसन में कि हमने लिखा है ना उत्तकीय श्वसन में CO2 की जो रुधिर होता है वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर ऊतकों तक लेकर आता है, और ऊतकों के पास जो पहले से CO2 होती है उसे लेकर वापस फेफड़ों तक जाता है। तो कहां से आई? वो ऐसे आती है। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा जो हमारा बिंदु आता है वो आता है ATP। वो कौन आता है? ATP। ATP क्या है? आपको पता है विभिन्न शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। मैं सिर्फ यहां पर एनर्जी लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे क्या करता है ये। हमारे शरीर में जितनी भी क्रिया होती है या हमारे शरीर को, बॉडी को जितनी एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी किससे मिलती है? ATP से मिलती है। आई मीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से मिलती है। और आपको पता है ये हमारे ऊर्जा का एक सार्वत्रिक रूप है। लेकिन अभी कौन बच गया? अभी बच गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन का क्या काम है। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको इतना याद होना चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं या कहाँ पर हैं। अभी हम यहीं पर हैं, अभी ये नाइट्रोजन बाकी चल रहा है। इस नाइट्रोजन का क्या भविष्य होना है वो देख लिए। हम आगे चलते हैं इसको लेकर। देखिए जो ये नाइट्रोजन आती है कहाँ से? प्रोटीन के डाइजेशन से जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर NH3 अर्थात अमोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है?
अमोनिया का निर्माण करती है। अमोनिया का निर्माण करती है। और ये अमोनिया की क्या स्थिति होती है, उस अमोनिया को देखते हैं। ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। अमोनिया सर ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? ये जाता है लीवर के पास। कहाँ पर जाता है? लीवर। लीवर मतलब यकृत के पास जाता है। और यकृत के पास जाता है तो यकृत में क्या होता है? एक ऑर्निथिन साइकिल होता है, साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल में या साइकिल के कारण ये जो अमोनिया था वो किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है यूरिया में। किस में बदल जाता है? यूरिया में। यूरिया किसके पास जाती है? यूरिया जाती है किडनी के पास, वृक्क के पास। किसके पास जाती है? किडनी के पास। किसके पास जाएगी बच्चों? किडनी के पास जाती है। और किडनी से क्या बनता है? यूरिन। और यूरिन को क्या कर दिया जाता है? एग्जिट, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि श्वसन के जो पद होते हैं वो 3 पद हैं, जिसमें सबसे पहला पद जो हम वैसे प्रकार देख रहे थे संपन्न होने के आधार पर, जिसमें 3 पद थे, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और उतिकीय श्वसन। और इसमें अगर हम देखें तो आप खुद देखिए, हमने जो बात की है वो यहाँ पर ये की है। ये 3 हैं जिसमें एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इसमें O2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमने बात की उतिकीय श्वसन में, जो हमने उतिकीय श्वसन के बारे में बात की कि ये सब डाइजेशन का प्रोसेस है। ये डाइजेशन के बाद ऊतकों के पास आ जाते हैं, कोशिकाओं के पास आ जाते हैं। कोशिकाओं के पास O2 आती है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो ये हालत, ये सब हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये उत्पाद हमारे शरीर में क्या क्या काम आते हैं, हम चारों की बात की। CO2, ATP, H2, N2 किससे प्राप्त होता है? प्रोटीन के डाइजेशन से, या मैं कहूँ अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से। और ये नाइट्रोजन किस तरह से आगे जाकर यूरिया में कन्वर्ट होता है, ये हमने देख लिया। आप ये याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऑर्निथिन चक्र कहाँ पर होता है? ऑर्निथिन चक्र लीवर में, यकृत में होता है। कई बार ये भी पूछा जा चुका है ऑर्निथिन चक्र में क्या किया जाता है? तो ऑर्निथिन चक्र में अमोनिया को किसमें? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसी आधार पर हम कैसे प्राणी हैं? यूरियोटैलिक प्राणी हैं। हम कैसे प्राणी हैं? यूरियोटैलिक प्राणी हैं। ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब पूरे रेस्पिरेशन को हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा बिंदु और बचता है, और वो ये बचता है कि O2 की उपस्थिति के आधार पर। तो आप याद रखिएगा, अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दूसरा जो प्रकार आता है हमारा, वो दूसरा प्रकार कौन सा आता है? O2 की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर। देखिए, O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला, जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं, जिसे आप एरोबिक श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो प्रकार आता है उसे आप अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं। अवायवीय श्वसन, इसे आप एनएरोबिक कहते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम हाल फिलहाल इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, हमें तो सिर्फ रेस्पिरेशन में जाना है। ये क्या होता है आपको पता है? O2 की उपस्थिति में होता है। ये किस में होता है? O2 की उपस्थिति में होता है। इसको अगर चेक करें तो ये O2 की अनुपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है। इसमें अगर बात करें तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? ऑल लिविंग्स में। ऑल लिविंग्स, जितने भी सजीव हैं
उनमें मुख्यतः यही देखने को मिलेगा। ये किस में देखने को मिलेगा? देखिए अगर इसको देखें तो ये कुछ जीवाणु और अंकुरित बीज आदि में ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि एक्चुअली रेस्पिरेशन के टाइप कितने हैं वो समझना चाहते थे। वो बातें अलग, इसमें 38 एटीपी मिलेंगे, इसमें 2 एटीपी मिलेंगे, इसमें जो उत्पाद बनेगा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू वो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा, इसमें जो बनेगा वो एल्कोहल बनेगा। ये आगे की बातें हैं जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे। फिलहाल हमें इतना पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, रेस्पिरेशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और रेस्पिरेशन के क्या क्या पद होते हैं। देखिए अब इसमें चले जाएंगे तो हम टॉपिक से अलग हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी? रेस्पिरेशन के पूरे स्ट्रक्चर की, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, या रेस्पिरेशन में, या मैं कहूँ रेस्पिरेशन पाथवे किस तरह से होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ये बिंदु हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस पे महत्वपूर्ण बातों पे ही फोकस करना है, पूरी संरचना पे नहीं करना। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। तो रेस्पिरेटरी इन मैन, मानव में अगर श्वसन देखें तो मनुष्य में श्वसन अंगों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, एक संवाही और एक मौलिक श्वसन अंग। देखिए संवाही वो होते हैं जो श्वसन की क्रिया में भूमिका अदा करते हैं, कुछ सहायता करते हैं, और मौलिक अंग वो होता है जो श्वसन की पूरी प्रक्रिया को करता है। जैसे अब हम हमारी बात करें तो जैसे नासा है, नासा मार्ग है, नासा छिद्र है, ये सारे क्या हैं? ये फेरिंग्स है, ये सारे क्या हैं? ये मौलिक अंग ना होकर संवाहक अंग, एसेसरी ऑर्गन से। मौलिक अंग, मेन ऑर्गन कौन है? बच्चा जानता है कि श्वसन की प्रक्रिया में मौलिक अंग या मेन है जो है वो कौन है? लंग्स है, फेफड़े हैं। तो आइए, संवाही श्वसन अंग वे श्वसन अंग जो वायु को श्वसनीय सतह तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, संवाही श्वसन अंग कहलाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब वो कौन कौन है देखते हैं। मनुष्य में निम्न सहायक अंग पाए जाते हैं। एक्सटर्नल लेयर्स, ये बाह्य नासा छिद्र हैं, वो एक्सटर्नल लेयर्स हैं। नेजल पाथ, जो पैसेज है उसे नेजल पाथ कहते हैं। फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, तथा लेरिंग्स स्वर उत्पादन यंत्र, और ट्रैकिया श्वास नली जिसे आप जानते हैं। अब बात करते हैं बाह्य नासा छिद्र की। संख्या में 2 होते हैं। द्विनासीय अवस्था है, दोनों नासा छिद्र अंदर की ओर नासा मार्ग में खुलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नासा मार्ग को देखते हैं। मनुष्य में एक लंबा सकरा नासिका मार्ग पाया जाता है। आपको अच्छे से पता है कि ये कैसा है? लंबा है, सकरा है, नासिका मार्ग पाया जाता है। दोनों नासा मार्ग में एक खड़ी उपास्थि पट्ट द्वारा अलग अलग रहते हैं, जिसे मसेथेमोइड कहते हैं। अब हमारे काम का ये प्रश्न है, हमारे काम का ये प्रश्न है, याद रखिएगा। मसेथेमोइड किसके द्वारा? मसेथेमोइड। नासा मार्ग किसके द्वारा अलग होता है? मसेथेमोइड के द्वारा अलग होता है। इसमें रोम व श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? ताकि बाहर से जाने वाले धूल के कण है, या मैं कहूँ अदर पार्टिकल्स हैं, वो अंदर प्रवेश ना कर सके। मनुष्य में भोजन और नासा मार्ग अलग अलग होता है, इसलिए यह भोजन ग्रहण करते समय श्वसन कर सकता है। मनुष्य का नासा मार्ग 3 अस्थियों का बना होता है। दूसरी बात हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है और कोई मतलब की बात नहीं है। नेजल बोन अधर फर्श में जो होती है उसे प्री मैक्सिला एंड मैक्सिला बोन कहते हैं, और पार्श्व में होती है उसे अथेमोइड कहते हैं। याद रखिएगा, अथेमोइड क्या और मसेथेमोइड क्या है, इतना सा अंतर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साउंड्स लाइक सिमिलर तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तीनों अस्थियों की आंतरिक सतह पर टेढ़ी मेढ़ी लहरदार उभार व गर्त पाए जाते हैं। इन्हें टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं। ये काम की आएगी, याद रखिएगा। टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें टर्बाइनल अस्थियां कहते हैं। क्यों? जुकाम जैसी कोई चीज जानते हैं, वो इसी से संबंधित है। देखिए बताते हैं। इनमें नासो टर्बाइनल अस्थि की आंतरिक कला, आंतरिक मेम्ब्रेन जो होती है वो घ्राण संवेदी होती है। सूंघने के लिए क्या होती है? संवेदना युक्त होती है। रोम विहीन होती है, रोम नहीं पाए जाते। श्लेष्मीय उपकला होती है, यानी कि म्यूकस एपिथेलियम पाई जाती है, जिसे स्नीडेरियन मेम्ब्रेन कहते हैं। यही वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या पाई जाती है? कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो श्लेष्मा का स्रवण करती है, म्यूकस का स्रवण करती है। यह स्यूडो स्तरित स्तंभी उपकला होती है।
और याद रखिएगा जुकाम लगना क्या होता है, इसी स्नीडेरियन मेम्ब्रेन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण हमारे क्या हो जाती है, कॉमन कोल्ड हो जाती है। स्नीडेरियन कला में वायरस के संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है व श्लेष्मा का स्रवण अत्यधिक हो जाता है, जिसे हम जुकाम कहते हैं या जुकाम के नाम से जानते हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मसेटोमोइडी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए स्नीडेरियन कला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है कि जुकाम या कॉमन कोल्ड के दौरान निम्न में से कौन सी कला संक्रमित होती है वायरस के द्वारा, तो स्नीडेरियन कला या स्नीडेरियन मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट, नासा मार्ग के अंदर की ओर दो अंतः नासा छिद्र द्वारा मुख गुहा में खुलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ नेजल चैम्बर देखते हैं क्या इसकी महत्ता होती है। टर्बाइनल अस्थियों के घुमावदार मार्ग के कारण क्या होता है कि बाहर से जो वायु जाती है वो हमारे शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग हो जाती है। आगे बात समझ में, वायु अंदर पहुंचते पहुंचते ठंडी हो जाती है और इसका ताप शरीर के ताप के समान हो जाता है। श्लेष्मा नासा मार्ग को नम बनाता है। श्लेष्मा व रोम जीवाणु धूल मिट्टी के कणों को फेफड़ों तक नहीं पहुंचने देता। स्नीडेरियन कला गंध का ज्ञान भी कराती है। ये चीज़ें आम हैं, आप जानते हैं और मैं अभी बता भी चुका हूँ कि नासा मार्ग में जो बाल रोम पाए जाते हैं, जो श्लेष्मा पाई जाती है, उसका कार्य ही सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे लिए वायु को फिल्टर करके फेफड़ों तक पहुंचाना। बिल्कुल सिंपल भाषा में बोला है मैंने, वायु को फिल्टर करके बिल्कुल मैं कहूँ डस्टलेस करके फेफड़ों तक पहुंचाना किसका काम होता है, ये नेजल पाथ में उपस्थित म्यूकस और हेयर्स का काम होता है। फेरिंग्स की बात करते हैं जिसे ग्रसनी कहते हैं। मुख गुहा के पश्च भाग को ग्रसनी कहा जाता है। यहीं पर तालु के दोनों ओर अंतः नासा छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इन्हीं के समीप मुख गुहा के पृष्ठ भाग के दोनों ओर एक एक यूस्टेकियन नलिका के छिद्र पाए जाते हैं। एक एक यूस्टेकियन नलिका के छिद्र पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, वैसे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूस्टेकियन जो नलिका होती है, डक्ट होती है, ये कान तक जाती है। आगे आप इस बात को कई बार समझ लीजिए, ये जो तीनों हैं ENT मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से। क्यों जुड़े हुए हैं, आप कई बार देखिए, आप ईयर ड्रॉप लेते हैं, कान में अगर कोई दवाई डालते हैं तो उसका स्वाद आता है, यहाँ पर ही आए लेकिन आ जाता है एक बार। इसी प्रकार आप कई बार कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं तो नाक से होकर आ जाती है। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इंटरनल ईयर का डायग्राम बनाएंगे तो आपको यूस्टेकियन नलिका इजीली वहाँ पर दिखाई देगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये यूस्टेकियन नलिका, ये यूस्टेकियन डक्ट, तो हमने इंटरनल ईयर कान की संरचना में भी पढ़ी है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बताया है। जो मध्य कर्ण को देखिए आ गया, ये जो मध्य कर्ण को ग्रसनी से जोड़ते हैं, ठीक है, मध्य कर्ण मतलब मिडिल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। ग्रसनी के इस भाग को नेजाफेरिंग्स कहते हैं। यहीं पर नेजोफेरिंग्स टोंसिल नामक दो बड़ी लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब आपको ये भी पता होना, अब ये आपको पता चल गया होगा, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका तंत्र होता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टोंसिल्स कहाँ पाए जाते हैं, लसिका ग्रंथि है, ठीक है। मुख गुहा का वह भाग जो ग्रसनी से जोड़ता है उसे ओरोफेरिंग्स व लैरिंग्स की उपस्थिति वाले भाग को लैरोफेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी के पश्च भाग में दो बड़े छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः गलट और ग्लोटिस या घाटी द्वार कहते हैं। घाटी द्वार है, ये याद रखिएगा, घाटी द्वार है। ग्लोटिस, ये ग्लोटिस है, गलत लिखा हुआ है। ग्लोटिस पर उपास्थिका बना एक ढक्कन होता है जिस पर एपिग्लोटिस या घाटीडापन कहते हैं। निगल द्वार पीछे की ग्रास नलिका में खुलता है। ग्लोटिस पीछे की ओर ट्रेकिया में खुलता है। देखिए मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, हमारे काम का ये कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा होगा कि क्योंकि रेस्पिरेशन सिस्टम या मैं कहूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे कोर्स में हमारे इस एग्जाम के कोर्स में शामिल नहीं है। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए इतना हमने तैयार करवाया है, अदरवाइज हमें सिर्फ मेन और मुख्य बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। घाटीडापन कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ उपास्थल अलिजिव्या या विलम तलाई श्वसन मार्ग को भोजन मार्ग से अलग करती है, क्योंकि भोजन निगलते समय कोमल तालु पीछे की ओर खिसक जाता है और अंतःनासा छिद्रों को बंद कर देता है और एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद कर देता है। ये सामान्यतः होता है और कई बार आप देखा करो, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करते वक्त शांतिपूर्वक करना चाहिए। कई बार आप कुछ ज़्यादा ही आनंदित होकर भोजन करते हैं तो कई बार भोजन करते समय ये प्रोसेस नहीं हो पाता और आपका जो फूड पार्टिकल है, जिसे आप ग्रास कहते हैं, जो निवाला होता है, वो ट्रैकिया में चला जाता है और ऐसी स्थिति में हमें धांसी आ जाती है। उसका कारण सिर्फ यही होता है। नेक्स्ट, जिससे भोजन सीधा गलत द्वार गलट, ये गलट है भाई,
गलत, गलत द्वारा ग्रासनाल में जाता है। श्वसन करते समय कोमल तालु अंतःनासा छिद्रों से हट जाता है। एपिग्लोटिस भी ग्लोटिस को खोल देता है, इसलिए एपिग्लोटिस को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। अब हमारे काम का ये बिंदु है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप इतने ज़्यादा ना उलझें, एग्जाम काफ़ी करीब है। इस तरह से अगर हम पूरे तंत्र पे फोकस करने लग जाएंगे तो हम भटक जाएंगे बिंदु से। आ गई बात समझ में? इसलिए मैं छोटे छोटे बिंदु, मैं चाहता तो इसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लेकर आ सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि अगर किसी की तीव्र इच्छा हो कि ये किस तरह से होता है तो वो जान सकता है। एपिग्लोटिस को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रैफिक पुलिसमैन के नामक या नाम से किस संरचना को जाना जाता है तो वो एपिग्लोटिस होती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसमैन का काम क्या होता है? आप देखा करो, ट्रैफिक पुलिसमैन जब एक चौराहे पे खड़ा होते हैं तो उनका कार्य होता है इधर से वाहनों को रोकना, इधर को अनुमति प्रदान करना, आवश्यकता होती है जब वेट हो जाता है तो इनको रोकना और इनको आने देना। तो इसका भी काम ये है, भोजन और वायु रेस्पिरेशन में जो हम O2 लेते हैं उसको कंट्रोल करता है, मार्ग को कंट्रोल करता है। लैरिंग्स को देखते हैं, ध्वनि उत्पादक स्वर यंत्र कंठ, यह ट्रैकिया के अग्रभाग पर स्थित होता है। यह 4 अस्थियों का बना होता है, थायराइड, क्रिकोइड और एरिटनॉइड। एरिटनॉइड 2 होती हैं, तो इसलिए 1 और 2 कितनी हो गई? टोटल 4। ये याद रखिएगा, हमारे लिए इनका नाम इंपॉर्टेंट और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो लैरिंग्स होता है वो कहाँ पर स्थित होता है? ट्रैकिया के अग्रभाग पर 4 अस्थियों का बना होता है जो आपके सामने है, थायराइड, क्रिकोइड और एरिटनॉइड। एरिटनॉइड 2 अस्थियाँ होती है, आप ये याद रखिएगा। थायराइड की बात करते हैं। अब देखिए, ये हम बात कर रहे हैं हमारी किसी काम की नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। किसी काम से मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काम की नहीं है, बिल्कुल काम से मतलब मेरा ये 1 से 2 बिंदु हमें याद रखने हैं। जो भी कोई उपनाम, जैसे इसमें एडम्स एप्पल आएगा वो आपको पता होना चाहिए। यह सबसे बड़ी उपास्थि होती है जो कि सी आकार के छल्ले के समान होती है। सी आकार मतलब एक तरफ से ओपन होता है। यह लैरिंग्स का अधर पार्श्व भाग बनाती है। इसके अग्र कोनों पर 2 प्रवर्ध होते हैं जो हाइड के पश्च अंगों पर जुड़े होते हैं। हाइड क्या होती है? हड्डी होती है, बोन होती है, अस्थि होती है। मनुष्य में नर की थायराइड उपास्थि का अधर भाग फूलकर मोटा हो जाता है, जिसे कंठमणि कहते हैं, या मैं कहूं एडम्स एप्पल कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न कभी आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के नर में थायराइड उपास्थि का अधर भाग फूलकर मोटा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। या पूछ लिया जाए एडम्स एप्पल का संबंध किससे है तो नर की थायराइड से है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। मादा में यह छोटा होता है। आगे चलते हैं। क्रिकोइड, यह पूर्ण छल्ले या वलय का पाया जाता है, क्योंकि जो थायराइड है वो सी आकार को होता है, अपूर्ण वलय होता है, इसलिए इसका पृष्ठभाग चौड़ा व अधर भाग संकरा होता है। यह ऊपर की ओर थायराइड व नीचे की ओर ट्रैकिया से जुड़ा होता है। नेक्स्ट, एरिटनॉइड संख्या में 2 होती हैं जो क्रिकोइड के पृष्ठ पार्श्व किनारे से या किनारे पर पाई जाते हैं। इनका ऊपरी सिरा मोटा व फूला हुआ होता है, जिसे सेंटोरिनी की उपास्थि कहते हैं। ये याद रखिएगा। वैसे मेरी दृष्टि से जेट के एग्जाम के लिए सेंटोरिनी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। फिर भी अगर पूछ लिया जाए कि सेंटोरिनी की उपास्थि किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध किससे है? एरिटनॉइड से है। लैरिंग्स की गुहा को कंठकोप या लैरेंजियल चेंबर कहते हैं। किसकी? लैरिंग्स की गुहा को, लैरिंग्स की गुहा को। ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और कोई खास बात हमारे लिए नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि एरिटनॉइड के तो नहीं है, आगे बात समझ में, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको ये बताया है कि कम से कम ये शब्द आपको देखकर लगे कि हमने पढ़ रखे हैं। यहाँ थायराइड व एरिटनॉइड के बीच 2 जोड़ी स्वर पट्टियाँ पाई जाती हैं जो ध्वनि उत्पादन में भाग लेती हैं। दोनों स्वर पट्टियों के बीच स्थित दरार या छिद्र को ग्लोटिस कहते हैं, और यहीं से जब स्वर पट्टियों से वायु निकलती है तो कंपन होता है और आवाज़ आती है। जब वायु दोनों जोड़ी स्वर पट्टियों के मध्य से निकलती है तो वायु के वेग के कारण पश्च जोड़ी स्वर पट्टियों में कंपन होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इन स्वर पट्टियों के फैलने व सिकुड़ने से ध्वनि को तेज या कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है श्वास नलिका या ट्रैकिया। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड अर्ध पारदर्शी 12 सेंटीमीटर लंबी जो एलिनेटेड एपिथीलियम कूट स्तरित रोमावी उपकला द्वारा स्तरित होती है। देखिए क्या है, क्या आपको याद रखना है, आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। हम ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दिस इज ट्रैकिया, ठीक है। और दूसरी, ये ए नहीं है भैया, ये सीलिएटेड है, पक्षमावी उपकला है ये, और द्वारा आस्तरित होती है। दूसरी जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कूट स्तरित रोमावी उपकला, कूट स्तरित मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, याद रखिएगा। ये यहाँ पर गलत लिख रखा है, इसका मतलब तो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, इसका मतलब है सीलिएटेड, इसका मतलब है एपिथेलियम।
मतलब कूट स्तरित रोमाभी उपकला। ये नाम पूरा जो इंग्लिश में है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम है। इसका पूरा नाम क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। याद रखिएगा, अगर कैरेक्टर पूछ लिया जाए कि ट्रैकिया कैसी होती है तो ट्रैकिया कूट स्तरित रोमाभी उपकला होती है। नेक्स्ट, इसमें कलश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो श्लेष्मा का स्रवण करती हैं, और ट्रैकिया में सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि किस तरफ से ओपन होते हैं, तो सी आकार के छल्ले इस तरह से हैं, यूं इस तरह से हैं। मतलब अगर इनको देखें तो ये हमारे पश्च भाग में ओपन होते हैं, पश्च भाग में खुले होते हैं। ये भी याद रखिएगा किस भाग में खुले होते हैं। और इसका काम क्या होता है? ट्रैकिया पिचकती नहीं है इनके कारण। उपास्थि कार्टिलेज के बने तो इसके कारण हमारी ट्रैकिया पिचकती नहीं है, ये भी याद रखिएगा। सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो पृष्ठ भाग पर अधूरे होते हैं। याद रखिएगा पृष्ठ भाग, पीछे बोला है मैंने, पार्श्व नहीं, पार्श्व ये होता है लेटरल, याद रखिएगा। ये ट्रैकिया को पिचकने से बचाते हैं जिससे श्वास मार्ग बंद ना हो सके। इसमें उपास्थल रोग श्लेष्मा धूल के कण व जीवाणुओं के अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। ट्रैकिया वक्ष भाग में जाकर दो भागों में विभाजित हो जाता है जिन्हें श्वसनिया कहते हैं। हमारे काम का पूरा अगर इसमें देखें तो केवल ये काम का है और कोई काम का नहीं है, जिन्हें श्वसनिया या ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। कैसे? देखिए, इससे पहले अब आगे हम क्या करेंगे, फेफड़ों के बारे में मैं आपको बता दूं एक बार। आगे हम हालांकि इस बात को कर लेंगे कि किस तरह से विभाजित होती हैं, वो बात हम देख लेंगे। विभाजन कुछ इस तरह का होता है ये, लेकिन हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे क्या होता है, किस तरह से होता है। ये ट्रैकिया जाता है और फिर दो फेफड़े हैं हमारे यहाँ पर, इनमें यूं विभाजित हो जाता है, जिन्हीं को हम ब्रोंकाई नाम दे रहे हैं। जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? ब्रोंकाई नाम दे रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार हम किसकी बात कर चुके हैं? इस प्रकार हम जो मानव का श्वसन तंत्र है उसके बारे में सिर्फ ब्रीफ में बात की है। और मैं आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बातों पे हमने फोकस किया है उनको आपको ध्यान देना है, बाकी का जो भी है वो हमारे काम का नहीं है। स्टार लगा रखे मैंने आपकी सुविधा के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी? जो एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, या मैं कहूँ कि संवाही अंग जो थे उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम श्वसन के मौलिक अंग के बारे में बात करते हैं। श्वसन के मौलिक अंग के बारे में बात करें तो हमारे पास आता है एसेंशियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिन्हें हम लंग्स या फेफड़े कहते हैं। अगर इनकी लोकेशन देखें तो बोथ साइड्स ऑफ मीडिया स्ट्रेनल स्पेस इन थोरैक्स कैविटी। ये जो हमारी वक्ष गुहा है इसमें यहाँ पर मीडिया स्ट्रेनल स्पेस होता है। क्या होता है? मीडिया स्ट्रेनल स्पेस, जहाँ पर हृदय पाया जाता है। तो ये मीडिया स्ट्रेनल स्पेस के दोनों तरफ पाए जाते हैं, दाएं और बाएं साइड, जिन्हें आप लंग्स के नाम से जानते हैं। नंबर इनकी संख्या 2 होती है। कलर की बात करें तो लाइट पिंक, हल्का गुलाबी होता है। ओरिजिन एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये बिंदु हमारे काम के हैं, ये सारे बिंदु हमारे काम के हैं, याद रखिएगा। नेचर सॉफ्ट एंड डेंस है ये। वेट की बात करें तो वेट देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो होता है राइट लंग और एक होता है लेफ्ट लंग। मानव की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा भाई। इसका तो होता है 625 ग्राम और लेफ्ट का होता है 575 ग्राम। 575 ग्राम। जो हमारा दायां फेफड़ा होता है उसका वेट होता है लगभग 625 ग्राम और बायां फेफड़ा जो होता है उसका होता है 575 ग्राम। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, अलग अलग होता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि दायां जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। देखिए, ये आपकी सुविधा के लिए बता भी दिया। ये फेफड़े हैं, फेफड़े 2 होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट में होता है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंटीरियर लोब, यानी कि अग्रपिंड, मध्य पिंड और पश्च पिंड या निम्न पिंड। और लेफ्ट में 2 ही पिंड होते हैं, सुपीरियर और इंटीरियर लोब। देखते हैं, देखिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये फेफड़े हैं। ये क्या हैं बच्चों? फेफड़े हैं। देखिए ये फेफड़े हैं। ये जो अभी अभी हमने बात की थी, देखिए ऊपर का जितना भी पार्ट था उनकी बात हमने कर ली है। ये ट्रैकिया है। ये कौन है? ये ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया है। और ट्रैकिया जैसे ही 2 भागों में बढ़ती है, हमारे यहाँ होती है, और जैसे ही ये 2 भागों में बढ़ती है इसे हम ब्रोंकाई कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ब्रोंकाई। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो कौन सा है? हमारा दायां फेफड़ा। ये तो कौन सा है? दायां फेफड़ा, जिसे राइट लंग कहेंगे। और ये कौन सा है? बायां, यानी कि लेफ्ट। अब दाएं फेफड़ों को देखते हैं तो 3 हैं। इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला,
ये इसका सुपीरियर लोब यानी कि अग्रपिंड है, और अगर इसको देखें तो ये इसका कौन सा है, मध्य पिंड, और सबसे लास्ट में वापस ये है इसका इन्फीरियर, या मैं कहूँ निम्न, या मैं कहूँ पश्च पिंड। तो 3 में बटा हुआ है, और इसका वेट कितना है, इसका वेट है 625 ग्राम वेट। इधर बात करते हैं तो यहां 2 पिंडों में बटा हुआ है। पहला ये पिंड है, इसे आप सुपीरियर लोब या अग्रपिंड कहेंगे, और इसके बाद में जो ये पिंड आपको दिखाई दे रहा है वो निम्न पिंड है, या मैं कहूं इंफीरियर लोब है। वो क्या है बच्चों, इंफीरियर लोब है, और इसका जो वजन होता है वो 575 ग्राम होता है लगभग, ये याद रखिएगा। तो ये तो बात हो गई फेफड़ों की, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। देखिए फेफड़ों के ऊपर 2 आवरण भी पाए जाते हैं, फेफड़ों के ऊपर 2 आवरण भी पाए जाते हैं, जिसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो 2 आवरण होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये यहाँ पर 2 आवरण देखने को मिलेंगे, जैसे मान के चलिए ये एक फेफड़ा है, ये एक लंग है, तो यहाँ पर 2 आवरण मिलेंगे इस तरह से। जो बाहर वाला होता है, जो बाहर आवरण होता है उसे तो बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा। और जो अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरा, ये याद रही। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, फेफड़ों के आवरण के बारे में पूछ लिया जाए, और ये आप हमेशा याद रखिएगा। मानव में मुख्यतः जितने भी अंग हम बात करेंगे तो विसरल का मतलब आंतरिक ही होता है और पैराइटल का मतलब बाहरी होता है, याद रखिएगा। बहुत सारी जगह आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो पैराइटल का मतलब है कि पैराइटल प्लूरा मतलब बाहरी आवरण है फेफड़ों का, और विसरल प्लूरा का मतलब है आंतरिक आवरण है। और इन दोनों आवरण के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी। जिसे क्या बोला जाता है, प्लूरल कैविटी या प्लूरल गुहा कैविटी। क्या बोला जाता है इसे, प्लूरल कैविटी। याद रखिएगा, जब कभी दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना होने पर इस प्लूरल कैविटी में यदि वायु प्रवेश कर जाए तो फिर मनुष्य की जान को क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं, ये वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर प्लूरल गुहा में पाए जाते हैं। ये डायफ्राम क्या है वो देखते हैं। डायफ्राम आपको यहां पर इस स्थिति में देखने को मिलेगा, ये डायफ्राम होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं वापस। ये वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर प्लूरल गुहा में पाए जाते हैं। यह एक अवास्तविक और झूठी गुहा होती है। प्लूरल गुहा 2 प्लूरल कलाओं से घिरी होती है। बाहरी कला को पैराइटल प्लूरा व आंतरिक कला को विसरल प्लूरा कहते हैं। दोनों कलाओं के मध्य में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसमें लस्सी का समान द्रव भरा हुआ होता है। इसमें वायु नहीं पाई जाती, हमने पहले ही कहा, इसलिए इसका दाब कैसा होता है, ऋणात्मक। यदि किसी दुर्घटना के कारण इसमें वायु चली जाए तो फेफड़े पिचक जाएंगे और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। दोनों फेफड़े अलग अलग प्लूरल कला से घिरे होते हैं। ये आहार नाल के बहिर्वलन के फलस्वरूप बनते हैं। दायां फेफड़ा बाएं की तुलना में बड़ा और भारी होता है। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एग्जाम की व्यू से बात कर रहा हूं मैं बार बार। वैसे तो इंपॉर्टेंट ही है सारा, नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम हमारी बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर 2 बातें आई, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, प्लूरल कैविटी, कौन सा दाब, ऋणात्मक होता है। अगर पूछ लिया जाए फेफड़ों में वायु चली जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। आगे चलते हैं। आगे हम बात ये करना चाहते हैं कि जो पूरा का पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स मतलब बाह्य नासा छिद्र आपको अच्छे से दिखाई देते हैं। वेस्टिब्यूल या पैसेज, ये जो नासा मार्ग है, जो मेसेंथोमोइड मतलब ये बीच में मेसेंथोमोइड बोन से बटा हुआ है, वो वेस्टिब्यूल है। नेसल चैम्बर इसके आगे का पार्ट है। इसके बाद आंतरिक नासा छिद्र आ जाते हैं, ये नेजोफेरिंग्स में बढ़ जाते हैं। नेजोफेरिंग्स, फेरिंग्स का वो भाग जो नाक से कनेक्टेड है, याद रखिएगा। फिर फेरिंग्स आती है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया तक मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ट्रैकिया आता है तो यहां पर आता है प्राइमरी ब्रोंकस। मतलब प्राइमरी ब्रोंकस का मतलब है ये तो ट्रैकिया है, और ट्रैकिया जैसे इधर डिवाइड हुआ ये प्राइमरी ब्रोंकस है, या मैं इसे क्या बोल सकता हूं, मैं इसे ब्रोंकाई भी बोल सकता हूं। याद रखिएगा क्या बोल सकता हूं, ब्रोंकाई बहुवचन शब्द है।
और जैसे जैसे जब जितनी बार विभाजित होगा, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, मैं नाम देता चला जाऊंगा। क्लियर है? तो देखिए, प्राइमरी ब्रोंकस, इसके बाद में फिर विभाजित होगा सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्सरी तृतीयक ब्रोंकस, और इसके बाद में आएगा वो टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलरी डक्ट, एट्रिया और एल्वियोलर सैक और एल्वियोली। ये सबसे अंतिम पद है। और आप ये देखिए कि जितना भी हमने यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद की, इस पूरे को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी ट्री या श्वसन वृक्ष भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इसे? श्वसन ट्री, ये भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसे ब्रोंकियल ट्री और इसे कंडक्टिंग जोन कहा जाता है। और पूरे को हम क्या रेस्पिरेशन ट्री के भी नाम से जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? जैसे एक पेड़ होता है, उसमें तना होती है, फिर तने से शाखाएं निकलती हैं, फिर शाखाओं से और शाखाएं ब्रांचिंग होती है। तो इसी तरह से हमारे श्वसन तंत्र में भी जो श्वसन मार्ग होता है वो बार बार विभाजित होकर एक शाखाओं जैसा जाल बना लेता है, इसलिए इसे रेस्पिरेशन ट्री कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आगे जाकर उत्तरोत्तर ब्रांचिंग या शाखित होती जाती है। सबसे अंतिम बिंदु है वो हमारा है एल्वियोली। एल्वियोली को हिंदी में कहा जाता है वायुकुपिका, या मैं कहूं श्वसन की जो संरचनात्मक इकाई है, श्वसन की जो संरचनात्मक इकाई है वो यही होती है। याद रखिएगा आप, वायुकुपिका या एल्वियोली। क्या बेटा? वायुकुपिका, एल्वियोली को ही कहते हैं। यहाँ पर ही श्वसनीय सतह या मैं कहूँ रेस्पिरेटरी सरफेस का निर्माण यहीं पर होता है। किस तरह से निर्माण होता है, किस तरह से बनती है, वो हम रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म में देखेंगे। फिलहाल के लिए आज इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हमारे टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में केवल गैसेस एक्सचेंज शामिल किया गया है। सिलेबस देखिए उठाकर आप, लेकिन फिर भी हमने इस ये वीडियो क्यों बनाया, और आगे भी हम आगे का वीडियो भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है गैसेस एक्सचेंज पे फिनिश कर देंगे, सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि इसके आसपास से अगर कोई प्रश्न आता है, जो कि आ चुका है पहले एग्जाम में, मैं बताऊंगा। मैंने आपको कहा कि एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ तक पूछे जा चुके हैं। इसलिए हमारे को क्या करना है कि इसके आसपास की जितनी भी बातें हैं वो याद रखनी है। इसलिए मैंने ये सारा आज शामिल करवाया कि कम से कम बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।